नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, रोज की तरह सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए प्री स्पेशल। जी भैया दोस्तों, बार बार कहता हूँ प्री स्पेशल क्लास लेकर के। और मैं यहाँ पर जो भी क्लास यहाँ पर देख रहे हैं सबसे एक ही चीज कह रहा हूँ, ये चक्कर में ना रहो कि पेपर कब होगा, क्योंकि भैया देखो तुम्हें प्री मेंस इंटरव्यू तक देना होता है तो तुम्हें रोज पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए स्टेट एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज समय में यही है कि ये कब होगा, एक बार टल जाता है तो दोबारा कब होगा ये बहुत दिक्कत होता है। और अभी जो मेरे पास सूचना है, सूचना में इतना ज़्यादा वेरिएशन है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, मैंने एक बार आप लोग को बताया था कि कैलेंडर आने वाला जो पिछले वीक तक आ जाना था। अब उस कैलेंडर को नहीं जारी करने का रीजन पता है क्या सामने आया है? वो कैलेंडर इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि जो बैठ के समिति जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स जब बैठ के बात कर रहे थे तो उन लोगों में आपसी सहमति नहीं बन रही है। हो क्या रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त में करा दीजिए, कुछ कह रहे हैं नहीं अगस्त में पॉसिबल नहीं है, अक्टूबर में ही हो पाएगा। यानी कि यूपी पीसीएस जो यहाँ पर प्री होना है, अगस्त और अक्टूबर को लेकर के मामला फंसा हुआ है। आरओ यारो का लगभग उनका मामला तय है कि वो ले जाएंगे। वो कह रहे ठीक है, मेन मुद्दा यूपी पीसीएस को लेके फंसा, इसी चक्कर में वो कैलेंडर तक जारी नहीं कर रहे। ये अंदर खाने की मैं बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। समझ गए? ये प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए कैलेंडर अभी तक जारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना मान के चलो, अभी जो मेरे पास जानकारी आई है वो ये है कि मई के पहले हफ्ते में, मई के फर्स्ट वीक में जो है यहां पर कैलेंडर जारी होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि एक बार लोग बैठ करके थोड़ा सा क्लियर कर लें तो ये कैलेंडर जारी कर देंगे। अब देखो यहां पर देखो एग्जाम्स कैसे लगे हुए हैं। अब एमपीपीसीएस का एग्जाम्स यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, एमपीपीएससी का एग्जाम्स। बीपीएससी ने अपना कैलेंडर दे दिया है भैया कि हम 30 सितंबर को कराने वाले हैं। मैंने इसको अपने सोर्स में बताया भी था। एमपीपीसीएस का 23 जून को यहां पर प्रस्तावित है, 23 जून को एग्जाम है, कह रहे हैं 12 जून को हम आपको क्या एडमिट कार्ड दे देंगे। तो सारी चीजें लाइन से लगी हुई है, एक बार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बार बार कह रहा हूं कि, और मैं बार बार कहता हूं, स्टेट एग्जामिनेशन अलग अलग भर दिया करो, बहुत महंगा नहीं तो 400-500 लग रहा लगा दिया करो। हो सकता है तुम्हें अच्छा चांस मिल जाए, अच्छा चांस मिल जाए तुम्हें, हो सकता है कि तुम्हें 2-3 महीना चांस मिल जाए एग्जाम दूसरे एग्जाम के बीच में। स्टेट लेवल का 2 महीने में अच्छे से पढ़ के, बाकी बेसिक तो सब में वही होता है यार। स्टेट लेवल का अच्छे से पढ़ के 2 महीने में हो सकता है तुम अच्छे नंबर ले आओ, प्री क्वालिफाई हो जाओ। और फिर बता रहा हूं, एक बार तुम अगर प्री क्वालिफाई हो गए माय डियर, तो तुम्हारे लिए मेंस इतना ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। क्योंकि प्री आजकल इतना डिटेल में पूछता है कि मेंस में उतना लिखना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ही। तुम मेरी क्लासेस देख लोगे तो कभी मेंस लिखने से डरोगे नहीं, चाहे तुम करंट अफेयर्स की क्लास देख लो, चाहे डेली बेसिस क्लास देख लो, चाहे मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ाता हूं वो देख लो। पॉलिटी की देखो पूरी प्ले लिस्ट जाकर के देख लो, जितना डिटेल में पढ़ा देकर पॉलिटिक क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मैं मेंस से लेकर के ऑप्शनल अगर कहीं हो तो बैठ जाओगे तो आप गलत नहीं करोगे, पूरा अच्छे से लिख कर आओगे। तो मेरी क्लासेस देखो, ये सारी चीजें करो, बहुत आराम से चलोगे, ठीक है। तो इसी साथ आज सुबह की क्लास को शुरू करते हैं। 10 बज चुके हैं, रोज होता है भैया, शुरू करते हैं। और संडे स्पेशल जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है इसे जरूर से जरूर देखा करें, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। पहला प्रश्न क्या रहा देखते हैं, चलिए भूगोल स्पेशल पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से बेमेल को अलग कीजिए। चलिए भैया, रीजनिंग टाइप का प्रश्न लग रहा है ना, लेकिन रीजनिंग टाइप का प्रश्न नहीं है भैया, आपके जीके का प्रश्न है। जी में बेमेल को अलग करने को आता है ना, क्या नाम आपके जी रीजनिंग में सीसेट की क्लासेज भी आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा भी आप लोग पढ़ने में जिस निराशा के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ाने में बहुत ज्यादा नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लास लेने से पहले आपको यही समझाना पड़ रहा है कि भैया पढ़ो पढ़ो, छुट्टी मत मनाओ, पढ़ते रहो, ठीक है। इसीलिए एक क्लास लाता हूँ 30-40 मिनट की, करो, बाकी सब्जेक्ट वाइज क्लास संडे और जो भी टाइम मिलता है आपके लिए लाता ही हूँ। चलो भैया देखो, जो यहां पर अगर इसका सही जवाब मुझसे पूछोगे तो इसका सही जवाब क्या है, नाथुला। देखो भैया, नाथुला आपका कश्मीर दिया है, गलत है। अगर मैं आपसे कहूं नाथुला क्या है भैया, तो नाथुला आपके जो है सिक्किम, कहां पर है, सिक्किम। ये सिक्किम से जो है चाइना को कनेक्ट करता है, यानी कि आपको चाइना मतलब क्या, तिब्बत, ठीक है। तिब्बत जो है चाइना का भाग है। वहीं पर एक चुंबी वैली है, चुंबी वैली।
चुंबी वैली में अगर आप देखोगे तो ये चुंबी वैली को जोड़ता है। और जो आपका यही नाथुला ना, ओल्ड सिल्क रूट जानते हो, ओल्ड सिल्क रूट जो व्यापार के लिए होता था, वहां ये जो है इसी के जरिए व्यापार किया जाता था। 1962 की युद्ध के दौरान ये बंद भी कर दिया गया था, लेकिन फिर अभी उसके 10-15 साल बाद फिर ये शुरू हो गया था। बाकी आइए अन्य के विषय में भी जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो रोहतांग, रोहतांग आपका पीर पंजाल श्रेणी में, कहां पर भैया, पीर पंजाल श्रेणी जो है इसमें जो है आपका ये बनता है पीर पंजाल श्रेणी में। अब ये जोड़ता किसे है, तो देखो भैया ये जो आपके कुल्लू वैली को लाहौर और स्पीति, जी भैया जो कुल्लू वैली है, कुल्लू वैली उसको क्या लाहौर और स्पीति जो है वहां पर उससे जोड़ता है, ठीक है। कुल्लू वैली को लाहौर और स्पीति से जोड़ता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, क्लियर। चलो उसके बाद देखो यहां पर क्या है, पाल घाट, तो पाल घाट केरल में, देखो पाल घाट केरल में जो आपका यहां पर वेस्टर्न घाट माउंटेन नहीं है, जैसे आपको पता है वेस्टर्न घाट जो माउंटेन है, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज का पार्ट है। दरअसल आपका जो बाउंड्री नहीं है तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका नहीं होगा भैया, तमिलनाडु और केरला, तो ये तमिलनाडु और केरला बॉर्डर पर जो है ये चीजें यहाँ पर ये पड़ता है। आपको अनामलाई, क्या नाम है, नीलगिरी और अनाईमलाई जो है पहाड़ी, उनके बीच में ये पाल घाट पड़ता है, नीलगिरी और अनाईमलाई। और लिपू लेक उत्तराखंड, तो लिपू लेक उत्तराखंड देखो ये भी सही है, लेकिन ये है कहाँ, आपको पता है जो लिपू लेक का उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है, कौन सा, पिथौरागढ़ जिला है, ठीक है, पिथौरागढ़ जिला है उसके। और जो है ये फिर आपका तिब्बत, पिथौरागढ़ जिला से ये तिब्बत को जोड़ता, तिब्बत बार बार बताया कि चीन का पार्ट है, और तिब्बत से ही जो है चीन के थ्रू, तिब्बत के थ्रू ही चीन का पार्ट जो है उससे हमारी सीमा लगती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो कुमाऊं क्षेत्र, पिथौरागढ़ जिला हो गया, तिब्बत जोड़ता है, और कुमाऊं क्षेत्र, जी भैया वहीं पर कुमाऊं क्षेत्र भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफी बार पूछा गया है। तो कुमाऊं क्षेत्र जो है उसी को बालाकोट शहर से भी जोड़ता है, ठीक है, समझ गए। और बालाकोट शहर कहाँ है, तिब्बत में, ठीक है, बालाकोट शहर भैया आपका तिब्बत में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से। अब देखो यहाँ पर मैंने केवल एक नहीं बताया, चारों बताया। मैं क्यों कहता हूँ कि यहाँ पर तुम पढ़ लोगे तो बहुत आगे तक तुम पढ़ लोगे, बहुत सब्जेक्ट तुम अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस क्लास तो 2500 प्रश्न मैंने आपको कहा है। अब मुझे लग रहा है पेपर आने तक आप लोग अगर ऐसे टलता रहा तो ये शायद 5000 पहुंच जाए। अब 5000 अगर भैया मैं पढ़ा दूंगा ना तो यकीन मानो जो मेरे साथ जुड़ गया है 5000 प्रश्न केवल पढ़ लेगा, यकीन मानो तुम लोग बहुत आगे चले जाओगे, किताब उताब छोड़ छाड़ दोगे, यकीन मान लो, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी चीज, अब इतना डिटेल में एक प्रश्न अगर मैं बता दूं इतना डिटेल में, आप बताओ अगर आपको थोड़ा सा भी मैप 10% भी मैप याद होगा, आप बताओ तुरंत कनेक्ट कर लियोगा, भूलोगे नहीं रोहतांग, पालघाट, नाथुला, लिपुलेख, नहीं भूलोगे, इतना डिटेल में जो बता दिया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए, ठीक है, इनके संरक्षण के लिए किसी क्षेत्र को, यहां पर देखो क्षेत्र की बात हो रही है, क्षेत्र अगर पूछे उसके लिए आर्टिकल अलग होता है, ठीक है। और किसी को लिस्ट में शामिल करना हो अनुसूचित जाति जनजाति की तो उसके लिए आर्टिकल अलग है। तो इस चीज को समझ लेना, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं इसलिए समझना, ठीक है। तो ये किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है बताइए, मंत्रिमंडल में है, लोकसभा अध्यक्ष में, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति में, बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए भैया यहां पर आपको पता है कि आपके संविधान में 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत भैया जो है क्या कहा गया है, 10 स्टेट्स के कुछ हिस्सों को जो है यहां पर 5th शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और ये इनको मिलता है आर्टिकल 244 के क्लॉज 1 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 244 के क्लॉज 1 के तहत इन्हें जो है यह अधिकार मिलता है। और वो 10 स्टेट कौन कौन से है, आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, तेलंगाना है, उसके बाद आपका क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र भी है, उसके बाद आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और उसके बाद आपका कर्नाटका भी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 स्टेट ये हो गए। उसके बाद क्या है, राजस्थान भी है, झारखंड भी है, ठीक है, उड़ीसा भी है, और हाँ हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है, भूल गया था, हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ तो हो ही गया, हाँ उड़ीसा मैंने बताया, ठीक है, राजस्थान मैंने बताया। ये सारे जो है आप देख रहे हो ये सारे स्टेट्स की जो है कुछ पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स में कुछ पार्ट्स जो है आते हैं, 2 तो 4 तो 6
2 2 4 2 6 2 8 2 9 1 9 और ये आंध्र प्रदेश 10। ठीक है, चलो मैं बार बार गिन रहा था, अब हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। समझ गए ना क्या है कैसे है। अब बताओ, जो मैंने बता दिया यही आपके पॉलिटी का प्रश्न था। अब इससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। आप किसी भी स्टेट लेवल में चले जाना, जितना मैंने आपको डिटेल में बता दिया, चाहे कथन में पूछ ले, चाहे नाच गा के पूछ ले, इससे ज्यादा कभी आपसे प्रश्न के जरिए पूछ भी नहीं सकता। तो अगर आपने पॉलिटी में नहीं पढ़ा था तो मैंने बता दिया, आपने पढ़ लिया, और क्या चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सूची 1, सूची 2, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ए बी सी डी, बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। बहुत आसान जवाब है यार, इसका मैं क्या ही बताऊं। मतलब अगर तुम इंडिया में हो, अगर इंडिया में रह गया तुम ये गलत जवाब दे रहे हो, तो यकीन मानो तुम अपने आप को इंडियन कहना बंद कर दो। बंद कर दो इंडियन कहना, नहीं हो तुम। आज से जो कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहते हैं, मैं भी कहूंगा पाकिस्तान चले जाओ। तुम्हें ये नहीं पता यार। चलो देखते हैं क्या। देखो मध्य प्रदेश का क्या हो गया, भोपाल। महाराष्ट्र का क्या हो गया, मुंबई। ठीक है, गुजरात का गांधीनगर और पंजाब का चंडीगढ़। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, आप लोग कहोगे अरे सर ऐसे प्रश्न पेपर में क्यों नहीं आते। भैया कभी कभी दे भी देता है, कभी कभी दे भी देता है एग्जामिनर, ऐसा बात नहीं है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी की तट रेखा पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। चलो बताओ भैया, किस नदी की तट रेखा पर, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। और बद्रीनाथ धाम है कहाँ, तो उत्तराखंड में है, ये आपको पता है ना। चलो दरअसल जो आपका ये बद्रीनाथ स्थित ये गाढ़वाल हिमालय है। कौन सा, गढ़वाल कहते हैं इसे, उसे गाढ़वाल या गाढ़वाल कहते हैं। तो गढ़वाल हिमालय पर जो है ये जो है आपका स्थित है। ठीक है, गढ़वाल हिमालय पर बद्रीनाथ धाम। ओके, ये हो गया। अब देखो ये क्या होता है, कौन सी नदी के बगल से बहती है ये, जो ये मतलब ये स्थित है, तो अलकनंदा नदी। कौन सी नदी है भैया, अलकनंदा नदी। और अलकनंदा की नदी के बारे में पता है कि ये जो है गंगा नदी को बनाने में ये और एक और नदी जब मिलते हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में, तो ये क्या करते हैं, गंगा नदी का निर्माण करते हैं। इसे गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। और कौन सा, लेफ्ट बैंक, यानी क्या बाएं हाथ का ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, जो कहाँ, देवप्रयाग में जो है ये इससे जुड़ती है। ठीक है, किससे, गंगा से। ओके, समझ गए। ये अलकनंदा के बारे में बता दिया, गढ़वाल हिमालय में ये स्थित है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ देखो क्या है, जो नर एंड नारायणा रेंज है। ठीक है, नर एंड नारायणा जो रेंज है, टाउन है, वहीं पर जो है ये इसको जो है ये आप पाएंगे, नर एंड नारायणा रेंज टाउन जो आप देखेंगे। ठीक है, वहीं पर आपको बद्रीनाथ धाम दिखेगा। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पर मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बताने कोई मतलब नहीं है, प्रश्न से संबंधित कुछ है ही नहीं। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखो यहाँ पर मैं सॉइल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, काली मिट्टी के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, कि अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो आज जो पढ़ लोगे, शायद अगर ध्यान से पढ़ लो तो जिंदगी में ना भूलो। देखो काली मिट्टी को सबसे पहले क्या होता है, इसका जो होता है ना, ये क्लेई होता है, CLAY। ठीक है, ये क्लेई होता है, इसका क्लेई मिक्सचर होता है। एक चीज ये जान। दूसरा चीज में क्या होता है ना दोस्तों, ये फर्टाइल, इसे बहुत वेरी फर्टाइल की श्रेणी में, मतलब इसे उपजाऊ बहुत कहते हैं। फर्टाइल का हिंदी क्या होता है, उपजाऊ। तो उपजाऊ अच्छा खासा होता है। इसका पीएच वैल्यू पता है 2 से लेके 8 के बीच में होता है। इसका पीएच वैल्यू 2 से लेके 8 के बीच में होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो है 25 डिग्री से 2 से 8 के बीच में होती है। इसमें पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम अच्छा खासा पाया जाता है। क्या, पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इसमें ठीक ठाक पाया जाता है। ठीक है, ठीक ठाक पाया जाता है। लेकिन वहीं पर अन्य दो चीजें जो बहुत जरूरी होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे क्या, नाइट्रोजन, फास्फेट। जी भैया, इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट जो है कम पाया जाता है, तो ये भी जो है माइनस वाला पॉइंट हो जाता है इसके लिए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये फर्टाइल होता है। इसके साथ एक दिक्कत क्या होती है कि क्लेई नेचर होने की वजह से जब ये जल को प्राप्त करता है, और जल को प्राप्त करने के बाद जब ये सूखता है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसीलिए इस पर खेती करना उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये भी आप जान के चलो। और दूसरा क्या है, इसका फाइन, इसका जो टेक्सचर देखोगे ओवरऑल, तो इसका टेक्सचर जो है बहुत ही फाइन होता है, और इसमें मॉइस्चर को बहुत देर तक जो है बना के रखने की जो है क्या होती, क्षमता होती है। ठीक है, इसीलिए ऐसे फसलों की खेती भी इस पर की जाती है। इस पर किस प्रकार के फसलों की खेती की जाती है बताइए। जैसे आपका कॉटन हो गया, ठीक है, इस पर आप लोग क्या कहते हैं,
गेहूं की खेती भी की जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वीट भी इस पर उगाया जाता है, ज्वार की खेती भी इस पर होती है, ठीक है। बाकी कॉटन तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे। उसका सनफ्लावर की भी, मिलेट्स की भी, जी भैया, सनफ्लावर की खेती भी इस पर कर सकते हो। उसका क्या है, मिलेट्स की खेती भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, मिलेट्स की। ये सारी चीजें जो है आप लोग यहाँ पर जान चले, ये इसके अंतर्गत कर सकते हैं। इसे और किस नाम से जाते हैं, काली मिट्टी को रेगुर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बताओ, जितना मैंने बता दिया ना, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जितना मैंने काली मिट्टी के बारे में आप लोग को बता दिया ना दोस्तों, इतना काली मिट्टी के बारे में आप लोग 5-7 साल का पेपर उठा लेना, इतना पूछा ही नहीं होगा जितना मैंने बता दिया, ठीक है। मतलब ये जान चलो मेंस लेवल की जानकारी दे दी तुम्हें कि तुम्हारे पेपर में अगर मिट्टी पूछ ले तो काली मिट्टी में तुम आराम से जो है अकेले 50-60 शब्द 80 शब्द लिख सकते हो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दलहनी फसल अरहर का उत्पत्ति स्थल क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी मिट्टी के बारे में पूछेगा तो ऐसे पर्टिकुलर एक के बारे में पूछे चांसेस कम है, या पूछेगा तो उसमें और चीजें पूछेगा कि भारत के किस हिस्से में होता है, कैसे होता है, तो वो चीजें फिर अपने आप 2 शब्द तुम लिख ले जाओगे। बेसिक लिखने के लिए जो एक होता नहीं, स्टार्टिंग में जो पूरी जो एक होती है रूपरेखा देनी होती है, उसमें तुम्हारा 50-60-70 शब्द आराम से लिख सकते हो, जितना मैंने बता दिया। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, भारत। देखो भैया, अगर देखा जाए तो आज के डेट में आपका भारत और उसके बाद वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, ये जो है अरहर दाल के उत्पादन में बहुत अच्छा खासा क्या जगह रखते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दरअसल आप अगर देखा जाए तो इंडिया को प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है, इसे प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है किसका, अरहर का। और वेस्ट अफ्रीका को जो है सेकंड जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है, ठीक है, सेकंड सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, भारत का में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस जो स्कीम से, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन चलिए यहां पर इस प्रश्न के हिसाब से जवाब दूंगा, बाकी आपको ही बताऊंगा। एग्जैक्टली देखा जाए तो शुरुआत वैसे गुजरात में जो है इसकी हुई थी, गुजरात में 1972-73 के आसपास। दरअसल वहां पर एक H4 कॉटन आया था, H4 कॉटन को जो है क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया था, शुरुआत गुजरात से हुई थी। लेकिन आप कहोगे 1972-73 नहीं है, नहीं है भैया, उसका रीजन है, क्योंकि जो ये प्रश्न पूछ रहा है वो अलग है, ठीक है। तो ये जो पूछ रहा है तो इसके हिसाब से इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में, ठीक है भैया, 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, जी भैया, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो है शुरुआत किया गया था। इसको शुरुआत करने के पीछे रीजन यही था कि जो है ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जा सके, और जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसे जो है क्या कम किया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो है 1999 और 2000 में कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी, जी भैया, 1999 और 2000 में इसी को बढ़ा करके क्या आया था, कंप्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी, CCIS, मतलब इसी को और बढ़ा चढ़ा के आज हम लोग जो आए हैं। देखिए हम लोग धीरे धीरे वेदर बेस्ड, अभी पिछले कल की क्लास में मैंने भी बताया था कि अब मौसम आधारित भी फसल बीमा कराया जा रहा है। ये सारी चीजें किसानों के लिए बहुत हितकर होती हैं, ठीक है। सरकार भी बहुत तरह से प्रोत्साहन देती है, कहती है आप इसका एक क्या कहते हैं, एक किस्त भरिए, बाकी सरकार उसका आधा भरेगी, क्योंकि वो चाहती है कि देखिए सरकार सही मुआवजा देने में दिक्कत होती है, क्योंकि उतना फंड उसके पास नहीं, तो खासकर राज्य सरकारों के पास तो और दिक्कत होती है। लेकिन जब आप इंश्योरेंस कराए रहेंगे तो होता क्या है कि सरकार मान के चलिए कुछ पैसा दे दे, और कुछ अगर इंश्योरेंस वालों से आपको मिल जाए तो होता नहीं है कि आपको फायदा हो जाएगा। तो इसलिए सभी सरकारों का फोकस है कि हर किसान इंश्योरेंस कराए, लेकिन इंश्योरेंस से बहुत बड़ा जो है कलाकारी करते हैं इंश्योरेंस वाली कंपनियां, इसलिए सही स्तर तक फायदा नहीं पहुंच पाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 को जाना जाता है। चलिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भोपाल गैस लीक कांड हुआ था, उसी के बाद जो इसको लाया गया था, इसको लाने के पीछे पूरा मकसद यही था कि भारत में अगर आपको जो है फैक्ट्री बैठानी है, उसकी पूरी जांच और सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ पर्यावरण जो हमारे आसपास का वातावरण उसको बनाने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। बेसिकली ये भोपाल गैस कांड के बाद लाया गया था, और इसे छाता अधिनियम के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। कौन से, छाता अधिनियम, यानी कि अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं, छाता मतलब अम्ब्रेला एक्ट के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
वैसे जो है ये 1986 में जो है आपको पता है अप्रैल 1986 में ये लाया गया था, लेकिन ये लागू होते होते 19 नवंबर 1986 में, कब 19 नवंबर 1986 में जो है ये चालू हुआ था। अब देखो इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग कभी गलत मत करना, इसमें 26 सेक्शन और 4 चैप्टर, ठीक है, 26 सेक्शन और 4 चैप्टर जो है ये जो है इसको मिला करके ये पूरा एक्ट बना हुआ, ठीक है। हो सकता है पूछ ले, क्या पता, स्टेट लेवल एग्जाम्स में तो यही दिक्कत होती है, क्या उसके दिमाग में आ जाए पूछ ले। तो ये भैया ये भी जान लो कि 26 सेक्शन और 4 चैप्टर इस अधिनियम के अंतर्गत हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। बहुत लोग को नहीं पता होगा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, चलिए बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसे देखते ही आप लोग कहोगे सर ये सब प्रश्न क्यों नहीं आते। आते हैं भैया, लेकिन अब ऐसे सब प्रश्न हर नहीं होते ना, जो तुम्हें आता है इजी लग रहा तो सोचते क्यों नहीं आता है। तो देखो भैया इसका सही जवाब क्या है, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपको पता है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, ये भी थे। और इन्होंने जो आपका बॉम्बे सेशन हुआ था अक्टूबर 1934 में जो बॉम्बे सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद क्या हुआ था, जब बोस जी ने अपना रिजाइन दे दिया था 1939 में, जब दोबारा चुने थे तो गांधी जी से खटपट कारण जब बोस जी ने रिजाइन दे दिया तब ये फिर अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये 2 टाइम अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद जब क्वेटा में जो है अर्थक्वेक आया था, कहां पर भैया, क्वेटा में जब अर्थक्वेक आया था तो इन्होंने स्वयं जो है क्या कहते हैं एक समिति बनाई थी, ठीक है। 31 मई 1935 में 31 मई 1935 में जब क्वेटा अर्थक्वेक आया था, क्वेटा अर्थक्वेक आया था, तो उस समय जो है इन्होंने एक बनाई थी लोगों के हितकारी करने के लिए, ठीक है, मतलब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। जो सिंध और पंजाब, जी भैया जो ये कमेटी बनाई गई थी वो सिंध और पंजाब के लिए जो है ध्यान में रख करके इन्होंने ये जो है बनाते थे। क्वेटा उसी साइड है ना, ठीक है। तो उसका पूरा नाम क्या था, क्वेटा सेंट्रल रिलीफ कमेटी, ठीक है, क्वेटा सेंट्रल रिलीफ कमेटी QCRC, ठीक है, ये नाम था। 31 में 1935 सिंध और पंजाब में जो है किया गया था, और राजेंद्र प्रसाद जी संबंधित है सारे पॉइंट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, चलो बताओ किस संविधान संशोधन द्वारा, चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ये सब प्रश्न मैंने चिल्ला चिल्ला के, आप लोग अगर थोड़ी सी भी मन से तैयारी कर रहे होगे तो ये सब प्रश्न तो आंख मूंद कर, जिसे कहते नहीं है कि आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जैसे ये रटा हुआ है वैसे ये सब प्रश्न भी एकदम रटे होने चाहिए, जिससे इफ और बट हो ही ना। तो आपको पता है 3 वर्ड डाला गया था, सोशलिस्ट, क्या क्या डाला गया था, सोशलिस्ट, और क्या इंटीग्रिटी, और क्या था भैया सबसे इंपॉर्टेंट सेकुलर, ठीक है। ये 3 शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है डाला गया था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, देखिए बताइए। अगर देखो क्लास अच्छी लग रही हो तो सब फटाफट आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को नहीं दबाए तो भैया बेल आइकन को दबा दो। बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजने में बड़ी जो है बहुत ही यार गंदा है यूट्यूब, पता नहीं नोटिफिकेशन भेजने में क्या दिक्कत होती है। आप पता है अगर 2-3 दिन जैसे क्लास ना देखो तो आपको नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है, बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप बेल आइकन अगर दबाए हो तो आप नहीं भी देख रहे हो तो एक बार भेजेगा जरूर। और बार बार कह रहा हूँ लाइक नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक कर दिया करें, और दोस्तों अपने अन्य दोस्तों को शेयर किया करो यार। इतनी डिटेल में इतनी बढ़िया मैं लेवल तक की पढ़ाई यहीं करा देता हूँ। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ आजकल बैठ करके क्या है, पेपर नहीं आ रहा है तो उनको पता बच्चे नहीं पढ़ रहे तो ऐसे वीडियो बनाते हैं कि आज ये करें आज वो करें। मेरा कहने का मतलब यार तुम पढ़ने वाले छात्र हो ना, तुम्हें खुद पता है क्या करना है। कुछ नहीं, मैंने बार बार कहा है जो तुम पढ़ रहे हो, मेरा एक सिद्धांत है रोज 6 से 7 घंटे पढ़ना है, तुम्हें फिक्स कर लो। उसके बाद 6 से 7 घंटे तुम्हें पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस सेट जरूर करनी है। दूसरा चीज क्या है, हर सब्जेक्ट को जो 3 से 4 कंपलसरी सब्जेक्ट को रोज पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी कुछ वैसे सब्जेक्ट उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम देके, या किसी सब्जेक्ट को जो तुम्हें लग रहा है ठीक ठाक चल रहा है उसको कम करके दो। मतलब वीक में हर सब्जेक्ट तुम्हारे सामने से हो करके गुजरे, ये जरूरी है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और करंट अफेयर्स के लिए आप, मैं कहता हूँ रोज 1 घंटा दो, और बाकी संडे को तो जो है मैं यहाँ पर इसीलिए स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास लेकर के आता हूँ कि तुम लोग अगर पढ़ रहे हो अच्छे से तो चेक कर लो कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, ये जो पढ़ा रहा हूँ इसे ही बढ़िया से पढ़ लो, इसी में से तुम्हारा आ जाना है। इसलिए सब चीज चल रहा है यार, बहुत ज्यादा इधर उधर मत भटको। पढ़ाई में सबसे बड़ी 2 चीज होती है, कॉन्टिन्यूटी और पेशेंस। हड़बड़ा गए
ठीक है, या फिर रुक रुक के पढ़ रहे हो, तो दोनों चीजों से तुम्हारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। मार्क माय वर्ड, कहीं नोट कर लो और हर एग्जाम के बाद देखना कि तुम्हारी गलती में से यही 2 मुख्य पॉइंट थे या नहीं। तो चलो भैया, 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसके बाद जवाब दो यहां पर। फिर 8वीं अनुसूची भाषा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, जो आपको पता है ना, पहले उससे हट करके ये बना था। और ये क्या है? शक्ति वितरण, ठीक है। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब ये दिया, ए दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? चलिए नाम बताइए भैया। पता है, मैं आपको एक हिंट देता हूं, इन्हें एक नाम से और जाना जाता है। इन्हें क्राउनलेस किंग ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। जी भैया, क्या क्राउनलेस किंग मतलब ये जो है बिना, क्या कहते हैं, बिना मुकुट के जो है ये बंगाल के राजा कहे जाते हैं। जी भैया, क्राउनलेस किंग ऑफ बंगाल, तो इनका नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है भैया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो सुरेंद्र नाथ कॉलेज खुला था उसमें। और ये जो है द बंगाली ये पत्रिका लाते थे, ठीक है। द बंगाली ये पत्रिका लाते थे, जिसके जरिए इन्होंने जो इलबर्ट बिल आया था, कौन सा इलबर्ट बिल आया था, उसका विरोध किया था, ठीक है, इलबर्ट बिल का। तो द बंगाली भी यही लेकर के आते थे, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इनके बारे में और क्या ही बताया जाए यार। इनको जो है इन्होंने ही नेतृत्व किया था जो बंगाल विभाजन हो रहा था, और इन्हीं के नेतृत्व परिणाम था, कुछ हद तक रिजल्ट दिखा भी था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये पूछा जा चुका है, कई बार ये प्रश्न विभिन्न राज्यों के जो है एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने क्या अनुच्छेद 32 जवाब दिया, उस सही कह लें। अनुच्छेद 32 को भारत की संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के जरिए आपको 5 प्रकार के रिट प्राप्त होते हैं, जिसके आपके संवैधानिक अधिकारों का जो हनन होता है उससे उसकी रक्षा होती है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा आपके अधिकारों के हनन को रोकने के लिए ये 5 रिट के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। तो इसी को जो है संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यंत्र को 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यानी कि 1500 से भी अधिक के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताओ कहां पर भैया इतना हाई डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मापने के लिए से प्रयोग में लाया जाता है? बताइए। पायरोमीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर, ताप विद्युत युग्मीटर या प्लेटिनम थर्मामीटर? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, पायरोमीटर। क्या होगा? पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर क्या करता है ना, रेडिएशन के थ्रू, जी भैया रेडिएशन के थ्रू जो है ये क्या करता है, आपके टेम्परेचर को आंकता है। और जब हाई, जी भैया हाई जब आपके टेम्परेचर को मापना होता है तो इसकी प्रयोग किया जाता है। दरअसल ये क्या करता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। जिस चीज का माप करना हो तो उससे जुड़ी वस्तु के जरिए मतलब रेडिएशन टेक्निक का यूज करके इसमें जो है मापन किया जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र क्या कहलाता है? बताइए ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र क्या कहलाता है? जवाब दीजिए। एनीमोमीटर, क्रोमोमीटर, ऑडियोमीटर या हाइग्रोमीटर? चलिए बताइए। अभी आपको मैं इन चारों के बारे में भी बताऊंगा, इन चारों के बारे में भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी आदत है, मैंने कहा ना कि ऐसा पढ़ाता हूं कि जो तुम्हें याद रहे, ऐसा नहीं कि केवल खाना पूर्ति नहीं करता हूं। तो पहले इसका जवाब जान लेते हैं। ऑडियोमीटर के द्वारा जो है इसकी जानते हैं। एनीमोमीटर के द्वारा क्या होता है बताओ, याद आ रहा है? देखो ये सब याद होना चाहिए। विंड स्पीड, जी भैया हवा की तीव्रता के लिए विंड स्पीड यानी कि हवा की तीव्रता के लिए जो है आपको इसका होता है। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का यहाँ पर क्या होगा, देखो भैया आपको पता है जैसे जब आप समुद्र में जा रहे होते हैं तो समुद्र में जो आपको लॉन्गिट्यूड नहीं देखना होता कि हम किस लॉन्गिट्यूड पे जा रहे हैं, सी के मतलब समुद्र के बीच में, तो ये जो है इसी के क्या नाम है, क्रोनोमीटर की सहायता से होता है। और फिर जो हाइग्रोमीटर होता है ये आपकी ह्यूमिडिटी यानी क्या है, जो आर्द्रता होती, आर्द्रता के लिए ह्यूमिडिटी मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उष्मा की इकाई नहीं है, बताइए कौन उष्मा की इकाई नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अर्ग, जूल, सेंटीग्रेड, कैलोरी, बताइए इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। देखो नहीं कह रहा है, ध्यान देना वरना फ्लो फ्लो में तुम लोग गलत कर जाओ। भैया सेंटीग्रेड नहीं होता, ये कोई इकाई नहीं है। अर्ग अलग मात्रक में, जूल अलग मात्रक में, कैलोरी अलग मात्रक, ये अलग अलग मात्रक में से एसआई, सीजीएस अलग अलग तरह के उनमें जो है ये उसके मात्रक होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो समान द्रव्यमान के अनुपात 4:9 है, यानी कि द्रव्यमान की बात कर रहा है। एम का अनुपात कितना कह रहा है, M/M2 कितना कह रहा है, 4:9। ठीक है, ये कह रहा है। तो दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा, क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा का वेगों का अनुपात कितना होगा बताओ। इनके गतिज ऊर्जा का वेगों का अनुपात क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, के क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है दोस्तों, हाफ mv²। ठीक है, अब हाफ mv² होता है तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब तुम्हारा ये दोनों सेम है, मतलब ke1 और ke2 जो है यहाँ पर सेम है, तो यानी कि तुम क्या करो, इसे ले आओ तो यहाँ पर क्या v1/v2। चलो यहाँ पर आ गया यार, इधर आकर के 4:9 है ना, तो इधर आकर के ये हो जाएगा 2:3। जितने लोगों ने क्या 2:3 जवाब दिया और सही कर ले। ठीक है, देखो ये मैंने तुम्हें बता दिया, यही मेन है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है तो इधर जाकर के अंडर रूट कर देगा ना, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल, चलो बताओ भैया उसका आवर्तकाल क्या होगा। डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या फिर स्थिर रहेगा, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। क्या होता है, T = 2π√L/G। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, कह रहा है लंबाई अगर बढ़ जाए, यानी कि ये लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है तो क्या होगा, तो T = क्या होगा, T = L होगा, तो यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। ठीक है, आवर्तकाल भी उसका बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कितना होगा। चलो पानी का घनत्व कितना होता है, ये तो बच्चों को पता होगा ना, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बताओ मिट्टी के तेल का कितना होता है, तो मिट्टी के तेल जिसे केरोसिन कहते हैं 0.82 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होगा भैया, मिट्टी के तेल का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो क्या यहाँ पर बी जवाब दिया और सही कर ले। चलो भैया आज का आखिरी प्रश्न, इसी के साथ यहाँ पर क्लास की समाप्ति करते हैं। रोज की तरह फिर यहाँ पर इतने प्रश्न पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए आज साइंस स्पेसिफिक अच्छे खासे प्रश्न थे, तो ये साइंस स्पेसिफिक बता रहा हूँ ना, कभी कभी आपको यहाँ पर पॉलिटी स्पेशल ज्यादा मिल जाएंगे, कभी हिस्ट्री स्पेशल, कभी यूपी जीके स्पेशल, तो कभी करंट अफेयर्स, सारी चीजें आपको इसी प्रैक्टिस सेट में मिलती रहेंगी। तो बता इसका सही जवाब क्या, और इसी साथ इस क्लास को भी यहाँ खत्म करेंगे। तो आकाश के नीला रंग दिखाई जाने का मेन कारण होता है भैया, नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। देखो एक चीज समझ लेना, जो ब्लू लाइट होते हैं ना, वो रेड लाइट की तुलना में ब्लू जो होते हैं, ब्लू ये जो है ज्यादा स्कैटर होते हैं कंपेयर टू रेड के। क्यों, क्योंकि इसका जो वेव लेंथ होता है वो छोटा होता है। ठीक है, वेव लेंथ जो होता है आपका ब्लू का वो क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए स्कैटरिंग इसमें जो है ज्यादा होता है, तो ये प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसीलिए आकाश का नीला रंग हमें ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए, रीजन भी मैंने बता दिया, बस यही रीजन, इससे ज्यादा है नहीं। और इससे ज्यादा आपसे ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, चाहे जिस स्टेट में जाकर के पेपर दे के आ जाना, आएगा तो मुझे बताना, मैं तुरंत हाथ जोड़ के सॉरी बोल दूंगा। ठीक है, तो चलो इसी साथ इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और हाँ अपने अन्य दोस्तों के साथ बार बार कहा अगर शेयर नहीं करते भैया जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और बार बार कह रहा हूँ यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें लग रहा है अभी तक तुम मेंस की जैसी वर्ड नहीं सुने हो, क्योंकि मेंस में जब लिखना पड़ता है ना तो ये हर शब्द कम नजर आते हैं जो भी तुम पढ़े रहते हो। ठीक है, अब फालतू का लिख के आओगे तो अच्छा नंबर नहीं आया, तो अच्छा नंबर नहीं आएगा तो मेंस क्लियर नहीं होगा, मेंस क्लियर नहीं होगा तो इंटरव्यू नहीं जाओगे। बाकी सब छोड़ दो, आगे क्या बोलें। इस साथ बाय बाय टाटा सी यू, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर करना ना भूलो। बाय।